हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से कैसे हल ज्ञात किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने आलेखीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद विलोपन विधि और फिर वज्र गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहें, उस विधि को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि की चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी विधि है, उपयोगी विधि है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ नियम यहाँ पर आपके सामने चरण 1 चरण 2 कुछ लिखे हुए हैं, किस क्रमबद्ध तरीके से हम लोग कार्य करेंगे। तो चलिए, इसको जानना आवश्यक है। देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ चरण फर्स्ट, तो क्या करना होता है, एक चर का मान यानी देखिए दो चर राशियों से मिलकर के बना होता है, या तो x होता है या तो y होता है। किसी भी रैखिक समीकरण में x और y होते हैं, तो x या फिर y किसी एक चर का मान हम दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। जैसे x का मान y के पदों में या फिर y का मान x के पदों में ज्ञात कर लिया जाता है। तो वही यहाँ पर बात कही जा रही है कि एक चर का मान माना y को दूसरे चर माना x के पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात कीजिए जो कि सुविधाजनक। हमने क्या किया, y का मान x के पदों में ज्ञात कर लिया गया, y का मान x के पदों में ज्ञात कर लिया गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, y के इस मान को, अब जो मान हमने y का प्राप्त किया x के पदों में, y के इस मान को दूसरे समीकरण में रखते हैं। एक समीकरण से ये मान प्राप्त करते हैं और दूसरे समीकरण में ये मान रखते हैं, यानी प्रतिस्थापित करते हैं। और फिर जब रखते हैं तो क्या होता है, अब जब हमने रख दिया तो देखिए जिस समीकरण में हमने रखा तो उसमें हमने y का मान रख दिया, यानी अब तो उसमें y है नहीं, तो उसमें पहले से क्या था, x था और y था। अब पहले से x था और y था, हमने y का मान रख दिया, वो भी x के पदों में। तो अब क्या बचा, केवल x के ही पद बचे, यानी कि अब केवल एक ही चर राशि के रूप में वो समीकरण बचा रह गया। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, इसको एक चर राशि x के रूप में समीकरण में बदल देते हैं। तो ये इस तरीके से, अब अगर हमने शुरुआत में x का मान y के पदों में निकाला होता तो ये जो समीकरण हमारा प्राप्त होता ये y के पदों में आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रकार से हो सकता है जिसको हल किया जा सकता है। अब चूंकि जैसे हमारा जो समीकरण यहाँ चर्चा की गई कि y के पदों में, y का मान हमने x के पदों में रखा, निकाला और उसको फिर दूसरे समीकरण में रख दिया, इससे हमारा जो दूसरा समीकरण रहा, अब वो पूरा का पूरा समीकरण x के रूप में प्राप्त हो गया। तो अब इसको हम हल कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी समीकरण में केवल एक ही चर राशि होती है, उस समीकरण को, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 3x + 4 = 0, इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से x का मान तो निकालना आसान है, तो हम यहाँ से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखा हुआ है जिसको हल किया जा सकता है। कभी कभी अब देखिए यहाँ स्थिति क्या उत्पन्न हो सकती है, तो इसमें 3 प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। पहली स्थिति की अगर हम बात करें तो पहली स्थिति ये है कि जो हमारा वहाँ समीकरण मिलेगा वो उसमें एक पक्ष में x होगा और अंतिम पोजीशन की बात यानी सरलतम रूप में कहें, एक तरफ x होगा और एक तरफ, एक साइड में x और दूसरे साइड में कोई भी अचर संख्या होगी, यानी एक तरफ x रहेगा, दूसरे साइड में अचर संख्या रहेगी। तो एक तो ये हो गया, यानी यहाँ पर क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ x का मान प्राप्त हो गया। और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों ही तरफ यानी ना तो इधर और ना ही इधर, दोनों ही तरफ x नहीं होगा, यानी इधर भी अचर और इधर भी अचर। पुनः ध्यान दीजिए, अभी पहली कंडीशन में हमने बताया कि एक साइड में चर x रहेगा, दूसरे साइड में अचर रहेगा, यानी वो कहलाएगा x का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब ऐसी भी पोजीशन आ सकती है, दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर दोनों साइड में क्या हो, दोनों साइड में हमारे पास क्या होगा, दोनों ही साइड में हमारे पास अचर राशियाँ होंगी, यानी इधर भी अचर होगा और इधर भी अचर। ठीक है, तो दोनों साइड में अगर अचर राशि हो जाएंगी
और अब यहाँ पर देखिए दो स्थितियाँ फिर से आ जाती हैं, या तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, जैसे इधर 10 आया तो इधर भी 10 आ जाएगा। तो एक कंडीशन ये बनती है कि दोनों साइड बराबर होंगे, और या तो ऐसा हो सकता है इस साइड मान लीजिए -4 आ रहा हो, इधर 10 आ रहा हो, तो अब ये दोनों बराबर कहाँ है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा रहेगा, जबकि ये बराबर तो है नहीं। तो देखिए फिर से रिवाइज करिए। अभी हमने कहा कि जब हम एक चर राशि के रूप में यानी x के रूप में समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, तब ऐसा हो सकता है y के पदों में भी समीकरण मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर चर्चा जो की जा रही है वो x के पदों में की जा रही है। तो x के पदों में जो समीकरण मिला हमारा, उसमें एक साइड में x उसको सरल किया गया, एक साइड में x आया, दूसरे साइड में अचर संख्या आ गई, उसी कह देंगे कि x का मान प्राप्त हो गया। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों साइड में अचर रहेंगे, जैसा कि आप यहाँ को अभी बताया गया, दोनों ही साइड में, इधर भी अचर रहेगा और इधर भी अचर रहेगा। अब यहाँ से फिर दो कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। दोनों साइड में अचर होने पर हो सकता है दोनों साइड में अचर बराबर हों, एक ही संख्या लिखी हो दोनों साइड में, तो ये कथन हमारा जो स्टेटमेंट बना ये सत्य कथन हो जाएगा हमारा। और हो सकता है कि दोनों साइड में अचर रहें लेकिन एक साइड में कुछ दूसरा हो, इस साइड में कुछ दूसरा हो, मतलब कि ये गलत स्टेटमेंट आ रहा है। तो अगर गलत स्टेटमेंट आ रहा है तो उसकी अलग कंडीशन होगी, अलग निष्कर्ष निकलेगा। अगर दोनों साइड बराबर है तो उसका अलग निष्कर्ष है। या पहले की बात करें तो पहले वाले कंडीशन में x का मान हमारे पास प्राप्त हो गया, वो एक अलग कंडीशन है। तो आइए तीनों कंडीशन पर हम यहाँ पर विचार करेंगे। तो देखिए जैसा कि आपने देखा कि पहले वाली कंडीशन में क्या लिखा गया था कि एक तरफ x हो जाएगा, दूसरे तरफ कोई अचर संख्या हो जाएगी, उसी को कहेंगे x बराबर कुछ आ गया। जैसे मान लीजिए x बराबर 2 आ जाए, x बराबर 3 आ जाता है, या ऐसे ही समथिंग कुछ भी आ सकता है। तो अब अगर मान लीजिए इस कंडीशन की हमारे पास हो रही है, तो वहाँ पर देखिए लिखा हुआ चरण नंबर 3, चरण 2 से प्राप्त x का मान उस समीकरण में जिस चरण 1 में प्रयोग किया गया था। मतलब कि देखिए दो समीकरण हमारे पास थे। चरण 1 में हमने क्या किया, एक समीकरण लिया, वहाँ से हमने y का मान निकाला x के पदों में, फिर उसको दूसरे समीकरण में रखा, दूसरे समीकरण से हमारे पास मान किस में आया, x का मान आया। अब जो पहला समीकरण था, चरण नंबर 1 का जो समीकरण था बनाया गया, जिसका प्रयोग करके y का मान निकाला गया था x के पदों में, उसमें फिर हम उस x का मान रख देंगे और वहाँ से y का भी मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से दोनों ही अचर राशियों का यानी चर राशियों का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी x का भी और y का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा समीकरण दोनों ही हल हो जाएंगे, ठीक है। और जो अब हमारे पास कंडीशन आ रही है, दूसरी बात हमने बताई अभी यहाँ पर आपको कि हो सकता है दोनों साइड के अचर बराबर हों या दोनों साइड के बराबर ना हो। तो उस पर यहाँ देखिए कहा गया है कि यहाँ पर आप बिना चर के कथन प्राप्त कर सकते हैं। बिना चर के कथन का मतलब वही बात हमने बताई जो कि दोनों साइड में अचर राशियाँ होंगी, किसी भी साइड में चर राशि नहीं होंगी, यानी संख्याएं दोनों तरफ रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन वही जो हमने बताई। यदि एक यह कथन सत्य है, कथन सत्य होने का मतलब दोनों साइड में जो अचर आ रहे हैं वो बराबर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कथन सत्य है। तो आप यह निर्णय कर सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यानी अगर दोनों साइड में अचर आ गए और दोनों साइड के अचर बराबर हैं तो कथन सत्य माना जाएगा, और उससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी अनंत हल हैं। या इसका निष्कर्ष ये भी प्राप्त होता है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, ठीक है। अब यदि यहाँ पर दूसरी कंडीशन जो आती है वो ये आती है कि यदि चरण 2 में जो कथन हमें मिला हुआ है वो असत्य मिला, यानी कहने का मतलब दोनों साइड में अचर प्राप्त हुआ था, अचर इधर भी था और अचर इधर भी था, लेकिन दोनों बराबर का चिन्ह तो लगा था लेकिन बराबर नहीं थे। मान लीजिए इधर 2 था इधर 3 था, तो हमारे पास ये जो कथन मिला क्या मिला, असत्य मिला। वही बात बताया जा रहा है कि यदि कथन ये असत्य है तो रैखिक समीकरण क्या होंगे, विरोधी हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि रैखिक समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, रैखिक समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा ये असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे टिप्पणी की भी बात करें, हमने एक चर राशि का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया है। इसीलिए इस विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका नाम। तो आइए इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो बेहतर समझ में आएगा।
तो जैसा कि आप अपने यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक चरणबद्ध तरीके से आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो पहला समीकरण है 7x - 15y = 2 और दूसरा है x + 2y = 3। अब यहाँ पर हम देखिए सिस्टमेटिक वे में करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पहले क्या करते हैं, उसी प्रकार जैसे अभी आपको चरण बताया गया उसी तरीके से यहाँ काम किया जा रहा है। हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर राशि को दूसरे चर राशि के पदों में लिखते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, समीकरण 2 हमने लिया। वैसे भी देखिए अपना जो सुविधा का दृष्टिकोण है वो ये है, हम उस समीकरण को लेते हैं जिससे मान ज्ञात करना आसान, उसके बाद फिर हम उस चर राशि का मान निकालते हैं जिसका मान निकालना आसान। ठीक है, तो आसान कार्य किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2 लिया गया, चूँकि इसमें उपस्थित जो अचर राशियाँ हैं यानी कि संख्याएं वो छोटी दिखाई दे रही हैं अपेक्षाकृत समीकरण नंबर 1 के। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, x + 2y = 3 हमने लिया और यहाँ से x का मान निकाला गया। y का भी मान निकाल सकते हैं लेकिन x का मान ज़्यादा आसानी से निकल रहा था। अब अगर y का मान निकालते तो आ जाता 3 - x/2, तो अपान में 2 आ जाता, बार बार कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंस होता है, तो इसलिए हमने x का मान निकाल लिया, 3 - 2y हमने मान निकाल लिया। अब इसको कहाँ रखा गया, समीकरण नंबर 1 में रखा गया। तो वही चरण 2 में हमने लिखा कि चर x का यह मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करते हैं और हम पाते हैं, क्या पाते हैं देखिए यहाँ पर। अब यहाँ 7x था तो 7x की वैल्यू क्या है, 3 - 2y था, तो 7 × 3 - 2y, फिर माइनस का 15y = 2। अब इसमें केवल y इस समीकरण में बच रहा है, इसको हल कर लेते हैं। तो 7 × 3 = 21, माइनस का 7 × 2 = 14y, माइनस का 15y = 2, यानी कि -29y ये हो जाएगा। उधर आपका हो जाता है माइनस का 19, यानी y की वैल्यू आ जाती है 19/29। अब यहाँ से देखिए हमारे पास y की वैल्यू निकल आई और अब इस y का मान कहाँ रखेंगे, जिस समीकरण को हमने शुरुआत में लिया था अर्थात समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हमने लिखा कि यह मान समीकरण नंबर 3 में। अब यहाँ 3 को देखिए लिखा गया है, जो दरअसल ये था 2 नंबर समीकरण, ये था 2 नंबर समीकरण, ये था 2 नंबर समीकरण और उसी से यहाँ से x का मान निकाला लिया गया, तो इसी को उन्होंने 3 नंबर मान लिया। हम चाहें तो 2 नंबर भी कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y का मान हमने समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर, और यहाँ पर देखिए x = 3 - 2y के, तो 3 - 2 और y की वैल्यू कितनी है 19/29, उसको रखा गया तो हल किया गया तो कितना आ जाएगा 49/29। तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और y की वैल्यू भी आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें अपने क्वेश्चन को देखना कि क्या हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो यहाँ पर हमने लिखा है सत्यापन करने के लिए, ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, या फिर क्वेश्चन में कहा जाए कि सत्यापन करके भी दिखाइए तो आपको करना आवश्यक हो जाएगा, अन्यथा आप करें अथवा ना करें। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे वो बताया गया है कि x और y के जो भी मान प्राप्त हुए हमारे पास वो दोनों समीकरणों में रखेंगे। ऐसा नहीं कि केवल एक समीकरण में रखेंगे, दोनों समीकरणों में रखा जाएगा। और यदि दोनों ही समीकरणों को ये दोनों मान संतुष्ट करते हैं अर्थात LHS और RHS बराबर आ जाता है, तो हम कह देंगे कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो चरण नंबर 2 में अभी शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि एक साइड में अचर रहेगा और एक साइड में चर रहेगा, इसको हम कहेंगे, इससे हमारा क्या होगा, चर का मान प्राप्त हो गया और उसको अगले समीकरण में रख देते हैं। तो ये उस कंडीशन को प्रदर्शित कर रहा है एग्जाम्पल। अब आइए अन्य 2 कंडीशन जो आपको बताए गए हैं उनसे संबंधित एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण नंबर 9, यहाँ पर एक उदाहरण जो लिया गया है वो पिछला ही उदाहरण है आपकी बुक का, जिसमें लिखा हुआ था कि देखिए 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना है 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने वहाँ पर किया था कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपये। एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपये हमने मान लिया था। तो उसी के अनुसार देखें यहाँ पर 2 पेंसिल हैं तो 2x और 3 रबड़ हैं तो 3y। अब टोटल मूल्य कितना हो गया बराबर 9, तो 2x + 3y =
9। दूसरे कंडीशन में कितना है, आपके पास 4 पेंसिल हैं, तो फिर एक पेंसिल का मूल्य तो x था, तो 4 पेंसिल कितना हो जाएगा 4x, और 6 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा 6y, और टोटल मूल्य कितना है 18 रुपये। तो यहाँ पर आ गया 4x + 6y = 18 आ गया। तो वो 2 समीकरण बन गए हमारे पास, समीकरण नंबर 1 और 2 हमने इनको नामकरण किया है। अब यहाँ पर देखिए हम अपने सुविधा के अनुसार किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिया गया है, पहले समीकरण को लिया गया है, यानी कि 2x + 3y = 9 में से हम x का मान निकाल रहे हैं y के पदों में। तो क्या आया देखिए यहाँ पर मान x बराबर 9 - 3y/2। इसको चाहें तो आप अगला समीकरण का नाम दे सकते हैं नया समीकरण, या भी चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप केवल ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। तो यहाँ पर नाम दिया गया है, 3 नंबर कह दिया गया है। अब ये जो x का मान मिला है हमारे कहाँ से मिला, समीकरण नंबर 1 से मिला। तो अब हम इस x का मान कहाँ रखेंगे, शेष दूसरे समीकरण बच रहा है उसी में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो हमने जब यहाँ पर रखा 4x + 6y = 18 था, तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी गई 9 - 3y/10। तो क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 4 × 9 - 3y/2 + 6y = 18। इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन हल करने पर हम क्या देखते हैं कि देखिए यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होता है, 18 - 6y + 6y = 18। तो 6y से 6y तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, इधर भी 18 बच रहा है, इधर भी 18 बच रहा है। तो दोनों साइड में क्या हो गए, अचर बचे, और दोनों अचर क्या है बराबर। तो ये कथन हमारा क्या है, अगर बराबर 18 और 18 सत्य ही है, ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य आ गया। तो अभी आपको बताया गया था कि सत्य कथन होने पर कितने हल होते हैं, अनंत हल प्राप्त हो जाते हैं, और असत्य कथन पर कितने हल प्राप्त होते हैं, कोई हल नहीं मिलता है। यहाँ क्या कहा जाएगा कि अनंत हल प्राप्त होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, क्योंकि y तो कैंसिल ही हो गया। यद्यपि y का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम x का भी कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं। भाई जब यहाँ पर हमने देखा y कैंसिल ही हो गया, तो y का कोई मान तो प्राप्त नहीं हुआ। तो जब y का कोई मान प्राप्त नहीं हुआ, तो x का भी कोई मान प्राप्त नहीं होगा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं इसका हल नहीं है, इसका अर्थ ये है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। वही बात यहाँ पर कही गई है कि हम x का कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई कि दोनों दिए समीकरण एक ही हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम पहले समीकरण नंबर में 2 से गुणा करा दें, तो देखिए 2x था तो 4x हो जाएगा, 3y था तो 6y हो जाएगा, और बराबर को उस पार देखिए 9 था तो क्या हो जाएगा 18। तो यानी कि दोनों समीकरण क्या है, एक ही समीकरण है। तो इसीलिए ऐसा कंडीशन आ रहा। तो यहाँ पर आप देखिए, अतः समीकरण नंबर 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ध्यान दीजिए कि समीकरणों का यही हल ग्राफी विधि से भी मिला। देखिए अभी आपने अगर इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे तो भी यही मान मिल जाएगा, या फिर किसी भी विधि से हल करेंगे तो यही कंडीशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आप चाहें तो आपको कंडीशन पीछे बताई गई थी कि चेक करने के लिए कि कब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कब किस प्रकार से हल होंगे। तो यानी कि कंडीशन बताई गई थी कि a1/a2 और इक्वल होना चाहिए b1/b2, इक्वल होना चाहिए c1/c2 को। तो आप देख सकते हैं इसमें यही कंडीशन अप्लाई हो रही, जहां पर यह हो जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, अर्थात रैखिक समीकरण की संगत हो जाएगा। या यूं कहें, रेखाओं की बात कहें तो रेखाएं क्या कहलाएंगी, दोनों रेखाएं संपाती हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने और भी आगे यहाँ टिप्पणी की गई है कि हम एक पेंसिल तथा एक रबड़ का अद्वितीय मूल्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जो कंडीशन हमारे पास बताई गई है, इससे यही पता चलता है कि एक पेंसिल का और एक मूल्य का अद्वितीय मूल्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दी हुई पूरी स्थिति बहुत से सार्व हल है, ऐसी यानी बहुत सी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि आप अपने यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है एक उदाहरण, पिछला ही उदाहरण है। यहाँ पर कहा गया है, क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी। वहाँ पर कंडीशन ये थी कि पटरियों के बारे में, खैर उस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो समीकरण दिए गए हैं। जो भी समीकरण प्राप्त हो गए हैं हमारे पास, x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4 - 12 = 0। तो हमारा उद्देश्य यहाँ केवल सवाल को हल करना है, तो इसलिए हम समीकरण कैसे बनाए गए, क्या क्वेश्चन था, इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 से x और y का मान, हम किसी के एक का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ x का मान निकाला गया y के पदों में। तो क्या आया हमारे पास, x इक्वल यहाँ पर देख सकते हैं 4 - 2y। अब इसको समीकरण नंबर 2 में रखा गया। 2 में रख करके हमने देखा कि
2 × 4 - 2y प्लस 4y - 12 = 0, तो 8 - 12 यानी आपका जो 4y कैंसिल हो रहा था, तो y तो कैंसिल हो गया। उसके बाद अचर पदों में देखिए, जो इधर भी एक साइड में अचर है, इधर भी अचर है, लेकिन दोनों साइड में बराबर नहीं, एक साइड में -4, एक साइड में 0 है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कथन हमारे पास मिला वो असत्य है। यहाँ लिखा हुआ देखिए कि जो कि एक असत्य कथन है, अतः दिए गए समीकरणों का कोई सार्व हल नहीं है, अर्थात कोई हल नहीं है, इसलिए दोनों पटलियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पर बताए। पहला जो एग्जाम्पल हमने बताया उसमें आपने ये देखा कि एक ही हल मिला, अद्वितीय हल मिला, और दूसरे कंडीशन में आपने देखा कि अपरिमित रूप से अनेक हल मिले गए हैं हमें, और अब तीसरे कंडीशन में हमने देखा, तीसरे उदाहरण के माध्यम से, कि कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी और बेहतर समझ में आ पाएगा।